हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स पेपर का सोल्यूशन, है ना। कौन सा पेपर है ये? 20 जुलाई शिफ्ट 1 का है, फेज 3 का, है ना, JMN 2021 का। तो अभी तक सिर्फ 24 क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास, तो 24 क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे समझाया है हमने। हाँ, एक और चीज़ इसमें, अगर आप इसका पूरे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर का विद सोल्यूशन के साथ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का। ऑल पॉसिबल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग वेर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन के लेटर्स का यूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट एम अपेयर्स एट फोर्थ पोजिशन इज, द प्रोबेबिलिटी दैट एम अपेयर्स एट फोर्थ पोजिशन इज। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने देखा इसमें कौन कौन से लेटर हैं। तो देखो, जैसे हमने क्या किया, डबल ए 2 बार है, ए बार 2 बार है ना, एन कितने 2 बार है, हमने 2 बार लिख लिया, आई कितने बार 2 बार है, लिख लिया, EXMTO ये क्या सिंगल सिंगल लेटर है। तो टोटल हम काउंट करें तो टोटल 11 लेटर्स हैं ना, टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसमें क्या 2-3 ऐसे लेटर हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो एक डबल ए है, डबल एन है, डबल आई है। तो अगर हम टोटल वर्ड बनाएं तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे, क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये किसकी वजह से, 2a की वजह से। ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से, n की वजह से। और ये किसकी वजह से, i की वजह से। ठीक है, ये टोटल हो गए। अब ये बताओ फेवरेबल केस। फेवरेबल केसेज क्या है, एम अपेयर्स फोर्थ पोजीशन। तो हमने यहाँ पोजीशन बना दिया 1 2 3, यहाँ 11 पोजीशन है ना टोटल। अभी चौथी पोजीशन ये है। अब m यहाँ पे बिठा देते हैं हम लोग, m को यहाँ फिक्स कर दिया, चिपका दिया यहाँ पे m को। अब बचे कितने प्लेस, 10 प्लेस बचे हैं। अब इस 10 प्लेस में m को इसमें बिठा ही दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं। अब 10 प्लेस में बाकी बचे हुए 10 लेटर्स को अरेंज करना है ना, जिसमें क्या है, डबल ए, डबल एन, डबल आई है, m बिठा दिया। तो बचे क्या, 10 लेटर्स में। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। किसकी वजह से, ये 2 a और n और i की वजह से। तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल केसेज बाई टोटल केसेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया फटाफट, 2 सब कट गया फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया, 11 से 11 बाहर निकाला, 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे उड़ गया, तो 1/11 आ गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, तो 1/11 आ गया। इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अच्छा सा। इफ ए क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 15 प्लेयर्स हैव 6 बैट्समैन, 7 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर, then the number of ways in which cricket team formed with at least 4 batsmen, 5 bowlers and 1 wicket keeper. Okay, अब सवाल आपको समझ आ गया। तो देखो, सबसे पहले टोटल 15 प्लेयर है। अब ये आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होंगे, 11 प्लेयर, है ना। तो मतलब 11 प्लेयर की टीम बनाने कितनी टीम बनाई जा सकती है ना, कितने डिफरेंट टाइप से टीम बना सकते हैं 11 प्लेयर्स की। लेकिन जिसमें क्या है, 4 बैट्समैन, 5 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर एटलीस्ट लेना ही है। तो अगर हम दो टोटल देखें तो 4 + 5 + 1 क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 के बाद 1 एक्स्ट्रा प्लेयर और चाहिए। अब हमारे पास 1 एक्स्ट्रा प्लेयर आप यहाँ से ले सकते हो एक्स्ट्रा, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, है ना। 3 चॉइस है, बैट्समैन से ले लें, बॉलर से ले लें, या फिर क्या विकेट कीपर से ले लें। 3 जगह से ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो, तो हमने क्या किया, पहली बार हमने कहाँ से ले लिया, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 4, एटलीस्ट 4 लेना है बैट्समैन, हमने 5 ले लिया। तो पहला केस क्या होगा, 5 बैट्समैन, देखो ध्यान से, ये 5 बैट्समैन हो गए, 5 बॉलर हो गए और 1 विकेट कीपर ले लिया। या फिर क्या करें, अब इस बार हमने बॉलर को एक्स्ट्रा ले लिया, तो 4 बैट्समैन ले लिया, 6 बॉलर ले लिया, 1 विकेट कीपर ले लिया। या फिर क्या किया आपने, बैट्समैन बॉलर को सेम लिया, मतलब 4 और 5 लिया, और विकेट कीपर एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो 2 विकेट कीपर ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास है ये, फिर या फिर ऐसा सिलेक्शन, या फिर ऐसा सिलेक्शन। और मतलब प्लस होता है, 5 बैट्समैन लेना है किससे, 6 से, तो 6C5, एंड 5 बॉलर लेना कितने से, 7 से, 7C5, एंड 1 विकेट कीपर लेना किससे, 2 से, तो 2C1। और मतलब प्लस लगाया, फिर सिमिलरली इसको भी लिखा, ऐसे इसको भी लिखा। और इसके बाद ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ओपन किया है ना, ये सब करना आता है आपको। और जैसे ओपन करोगे तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये क्या आ गया, पहला आ गया केस 252, 210 आ गया, 315 आ गया, और तीनों को ऐड कर दिया। और तीनों को ऐड करने बड़ा प्यारा सा नंबर आ रहा है 777, है ना। तो ये इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 777। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट P2, 2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x कट x एक्सिस एट q। x एक्सिस को कहाँ कट करता है? q पे। एंड नॉर्मल ड्रॉन एट उसी पॉइंट पे है ना, P2, 2 टू द पैराबोला कट्स पैराबोला अगेन एट पॉइंट r, है ना। देन द एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR इज, ये बताना एरिया ऑफ ट्रेंगल। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करना है आपको? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पैराबोला लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और इसको हमने कंपेयर कर दिया किससे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो हमारे पास 4a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। a की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर हो गया? अब हमने ये पैराबोला का फोटो बना दिया रेड कलर से, है ना। ये पैराबोला इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, P पे हमने एक टेंजेंट लाइन बनाई। देखो PQ टेंजेंट लाइन हमने बना दी है। अब ये Q पे कट करी, इसका कोऑर्डिनेट अभी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले PQ की इक्वेशन लिखना। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको देखो P पॉइंट पता है ना, और आप फटाफट स्लोप लिख लो इसका। तो स्लोप लिखेंगे, तो इसका हमने स्लोप लिखा, देखो डिफरेंशिएशन यूज कर लिया है ना, dy/dx निकाला यहाँ पे, और y डैश की वैल्यू आ गई। देखो चाहो तो आप सीधे पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, है ना, सीधे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया। तो y डैश की वैल्यू आ गई क्या? 2, 2 पे 1/2 आ गई, सीधे आ गया आपका स्लोप 1/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? 2, 2 पे क्या लिखेंगे? y - 2 इज इक्वल टू m 1/2 x - 2, सीधा सा। अब हमें q के कोऑर्डिनेट चाहिए, q के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमने क्या किया? y की वैल्यू 0 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे y 0 होगा। और जैसे 0 डालेंगे तो आप सॉल्व करो, देखो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। तो -2, 0 कोऑर्डिनेट मिल गए, तो q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें चाहिए r के कोऑर्डिनेट। हमने क्या लिखा? r क्या है? PR एक नॉर्मल लाइन है ना, तो ये नॉर्मल लाइन हमने P पे बनाया, और ये अगेन पैराबोला को कट करती कहाँ पे? R पे कट करती है। अब अगर पैराबोला की कोई नॉर्मल किसी पॉइंट पे पैराबोला को अगेन किसी एक पॉइंट पे कट करती है, तो उसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है T में रिलेशन एक होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन। तो अगर इस पहले वाले पॉइंट P का कोऑर्डिनेट T पैरामीटर के फॉर्म में है, तो दूसरे वाले का जो T की वैल्यू होगी T1 क्या होगी? -T1 - 2/T1 होगा। ठीक, अगर ये याद हो तो आप कम टाइम में कर लोगे, नहीं याद हो तो आप इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, पैराबोला के साथ सॉल्व करो, लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। T1 इज इक्वल टू -T - 2/T। ठीक है, तो ये होता है। अब T1 कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे क्या, AT1 स्क्वायर AT स्क्वायर 2AT, यहाँ से कंपेयर किया आपने 2 को, तो यहाँ से देखो A की वैल्यू हम निकाल चुके थे 1/2, डाल दिया, तो T स्क्वायर की वैल्यू 4, T की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, T स्क्वायर 4 है तो T की वैल्यू +-2 आएगी, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ T लेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है। T हमने 2 ले लिया। ठीक, अब अगर T2 लिया तो T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो T1 क्या होगा? देखो -2 - 2/2 रख दिया, तो -3 आ गया। तो इसका जो पैरामीटर आया T क्या आया? T1 -3 आया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? AT1 स्क्वायर 2AT1, है ना, और यहाँ पे क्या रखेंगे? रख दिया T1 की वैल्यू। तो जैसे इसमें हमने वैल्यू डाली और ये फटाफट आ गया, देखो 9/2 आया, देखो T1 के -3 स्क्वायर और 2AT1 -3 डाल दिया, तो ये आ गया 9/2, -3 आ गया। ठीक, और जैसे ही R के कोऑर्डिनेट आए तो आपका ट्रेंगल क्या निकालना? PQR का ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो ये जो होगा ये ट्रेंगल है ना, तो ये वाला जो ट्रेंगल बनेगा PQR, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला लगा देते, 1/2 क्या होगा? 2, उसके बाद फिर -2, 0, 9/2 -3, है ना, उसके बाद 2, और फिर ये इसको ओपन कर दिया, दिस प्रोडक्ट मान लीजिए ओपन करना आता है सबको, एरिया निकालना आता है, फटाफट इसको सॉल्व किया और ये 25/2 आ गया, है ना, 25/2। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? बायनोमियल थ्योरम से, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 256 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। देखो इसमें 1 - x पावर 101 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 100 है, और इसके एक्सपेंशन में x पावर 256 कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसको जुगाड़ से क्या करेंगे? देखो ध्यान से, 101 को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 1 - x पावर 100 इंटू 1 - x। ठीक है, अब इसको और इस वाले को एक साथ चिपका दो, है ना, इसको एक साथ कर लो। तो इसको हमने एक साथ कर लिया और इंटू 1 - x कर लिया, और ये 1 - x इंटू 1 + x स्क्वायर, ये जो फैक्टर होता है किसका होता है? 1 - x क्यूब का फैक्टर होता है, इसको याद रखो। 1 - x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 - x
और इंटू क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और रख दिया, उसके बाद फिर क्या किया, ये पावर 100 आ गई है ना, इंटू 1 माइनस एक्स। उसके बाद 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, या इस ऐसे बोलो इस फैक्टर को हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहले 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस एक्स इंटू दिस 1। अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए, पहला माइनस दूसरा। हमें चाहिए x की पावर 256 का कॉफिशिएंट। तो देखो ध्यान से, जब हम इस पहले वाले टर्म को एक्सपेंड करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन से, तो इसमें जो पावर्स आएंगी x की वो 3 के मल्टीपल में आने वाली हैं, 3 के मल्टीपल में आएंगी पावर। और ये 256 जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है ना। देखो ध्यान से, 3 से डिवाइड करें, एक रिमाइंडर बच गया है ना, नहीं है, प्लस है ना, वो रिमाइंडर बच गया 85 इंटू 3 प्लस 1 बच गया है ना। तो ये प्लस 1 बच गया, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। और इसी बात का फायदा हम दूसरे वाले में उठाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से x की पावर 250 का कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से x की पावर 250 का कॉफिशिएंट 0 मिलेगा माइनस। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसमें देखो बाहर x है, अगर इसके एक्सपेंशन में हमें क्या मिल जाए, x की पावर 255 का कॉफिशिएंट ढूंढना है हमें इसके एक्सपेंशन में। और जैसे ये बाहर वाला x मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 56 मेंटेन हो जाएगा। अब x पावर 255 देखो 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है ना। कितने बार है ये 255, 85 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है 255 आता है ना। तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 100 है ना, क्या लिखेंगे 100C85 और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब की पावर 85, यही तो होगा। तो 100C85 माइनस एक्स क्यूब का और 85, और ये बाहर तो एक्स रहेगा ही। और ये हमने वही टर्म लिखा जो चाहिए हमें, सारे टर्म नहीं लिख रहे हैं हम, है ना। तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, एक्स की पावर 256 की पावर वाला चाहिए। तो हमने इसके एक्सपेंशन में ये वाला टर्म लिखा, और इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स की पावर 80, ये आ जाएगा आपका देखो 100C85, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये एक्स की पावर 256 आ जाएगा। ये 1 इससे जुड़ेगा इसमें, और ये 255 और प्लस 1 मिलकर क्या बनाएगा 256 बना लेगा। और इस तरीके से कॉफिशिएंट क्या बच जाएगा 100C85। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गई। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो है वो लिमिट्स का है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखो द वैल्यू ऑफ दिस वन है ना, क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, सबसे पहले चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 डालो जरा यहाँ पे, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 2 इंटू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 माइनस 1 1, तो 1 आ गया। और ऊपर क्या डालेंगे 0 डालेंगे, 0 प्लस 2 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और जैसे ये पता चला फटाफट इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करो। कैसे लिखेंगे हम लोग, e की पावर में लिमिट, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 e की पावर में लिखेंगे। और ये जो पावर है ये वाली कहाँ आगे आएगी, है ना, कहाँ आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। और ये अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या होगा, -1 कर देंगे ना, 2 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। और ये जैसे ही अंदर -1 कर देंगे, ये फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसका आंसर आएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसको सही करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट क्या हो जाएगा cos 2x। ये आ गया। देखो अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान, अच्छा इसमें कुछ x छूट गया ना, यहाँ पे x है, सॉरी x है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे x ये हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, ऊपर x की वैल्यू ऊपर, अगर हम इसको इस पूरे को देखें 0/0 फॉर्म बन रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अगर ऐसे कर लें, e की पावर ऊपर वाली जो लिमिट है पावर्स में उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लें, x टेंडिंग टू 0 एक कर लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x, है ना, ये लिख लिया। अपान क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं, ये पहला पार्ट, इनटू एक दूसरा पार्ट लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो ये इसको दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अब इसकी लिमिट तो आपको पता है, ये तो क्या हो जाएगी, x 0 डालेंगे, इसकी लिमिट 2 आ गई।
तो हमारा सवाल सीधा सीधा रिड्यूस हो गया, लिमिट एक्स टेन, और ये वाला फॉर्म हमारा क्या, देखो एक्स को 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है ये, तो लिमिट ई की पावर में आएगा, ई की पावर लिमिट, और ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, और लिमिट हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x अपान क्या हो जाएगा एक्स। और ये क्या 0/0 फॉर्म है, तो इसमें हम लोग LH रूल लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो LH रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर लिमिट 2 लगा दिया, एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दिए, 0/0 फॉर्म है ना, पावर में ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि एक्स 0 डालेंगे तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, नीचे 0, 0/0 फॉर्म, LH रूल लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0 है ना, cos x अंडर रूट cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का माइनस साइन x लिखा, दूसरे वाले को ऐसे लिख लो cos 2x, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस मतलब प्लस, फिर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करो, पहले वाले को ऐसे लिख लिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव cos 2x के अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर 1/2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos 2x की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो गया। ओके, अब अंदर जाएंगे, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x, और क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा सिंपली 2, है ना, ये हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसको भूल मत जाना, डिवाइड बाय क्या कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब जैसे इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर आएगा e की पावर 2 इंटू, और इसमें x की वैल्यू 0 डालो तो ये तो खत्म, देखो ध्यान से, ये तो हो गया, इसको 0 कर दिया है ना, ये कहाँ, ये साइन 2x इसको ले डूबेगा, सबको 0 करा देगा, ये पूरा हो गया 0, तो ऊपर आ गया 0 माइनस 0, और नीचे क्या आ गया 1, तो 0/1, तो सिंपली e की पावर 0 आ गया, और e क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो क्या है, पैराबोला का है ना। इफ द फोकल कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c ऑफ पैराबोला दिस वन इज आल्सो टेंजेंट टू द सर्किल दिस वन, है ना, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये पूछी गई है। तो सबसे पहले तो भाई ये जो लाइन है क्या है, ये इसकी फोकल कॉर्ड है, तो सबसे पहले इस पैराबोला के बारे में बात करते हैं। तो हमने इस पैराबोला का इक्वेशन लिखा और इसको कंपेयर कर दिया, कौन सा टाइप है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाला टाइप है। तो यहाँ से हमें 4a की वैल्यू क्या मिल गई 64, दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, a पता चल गया। तो इसका अगर हम फोटो बनाएं तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा -a,0, तो -16,0 फोकस आ गया। अब ये जो फोकल कॉर्ड है तो सिंपल सी बात है फोकस से पास होगी, तो -16,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करा दिया। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गई, c इक्वल टू 16m मिल गई। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो लाइन इस सर्किल की टेंजेंट है ना, तो हमने सर्किल बनाया और सर्किल का सेंटर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या, -10,0 है, तो -10,0 सेंटर है, और रेडियस क्या है 4 मतलब 2 स्क्वायर है ना, तो इसकी रेडियस क्या है 2 हो गई। अब अगर ये लाइन इसको टच करती, मान लेते P पॉइंट पर टच करिए, तो C से P के डिस्टेंस ये जो है ना, और इस सेंटर से इस लाइन के डिस्टेंस परपेंडिकुलर और इसकी रेडियस दोनों बराबर होनी चाहिए, यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है ना। तो अगर कोई लाइन किसी सर्किल की टेंजेंट है तो P इक्वल टू R होगा। P क्या है, सेंटर से उस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने यही कंडीशन लगा दी, तो फटाफट इस लाइन के इसको फॉर्मेट में लिख दिया, इस वाले फॉर्मेट में, है ना। और -10,0 डाल डिस्टेंस, किसी पॉइंट से किसी लाइन के पॉइंट से डिस्टेंस निकालना आता है आपको, है ना। फटाफट इसमें डाला -10m -0 प्लस c का मॉडुलस डिवाइड बाई क्या होगा √1 + m², है ना, इक्वल टू क्या है 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद बस कैलकुलेशन बचा है आपका, फटाफट कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना, है ना। तो जैसे ही हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे देखो क्या आया, स्क्वायरिंग किया और ये करने के बाद फटाफट ये आया। अब इसमें ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, c इक्वल टू 16m वाला रिजल्ट यूज करेंगे। c की वैल्यू 16m डाल देंगे, तो जैसे c की वैल्यू 16m डालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे c स्क्वायर 16m डाल दिया, c की जगह 16m डाल दिया, है ना, 16m डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये 4 + 4m है, सिंप्लीफाई किया तो m स्क्वायर, ये समेशन सिंप्लीफाई करने 32 आया, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/8, तो m के लिए ±1/√2। और क्वेश्चन में कहा गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहा गया एब्सोल्यूट वैल्यू आप, तो सिंपल सी बात m को हमें कौन सी लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो हमने m कौन सा यूज किया 1/2√2,
है ना। अब आपके पास क्या होगा, c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू 16 इंटू एम की वैल्यू 1/2 √2 लिख लिया। अब हमें पूछा गया है 4 √2 और m प्लस सी, बस इसमें जोड़ना है 4 √2 और m की वैल्यू डाल देते हैं 1/2 √2 1/2 √2 और प्लस क्या हो जाएगा 16/2 √2 क्या हो जाएगा 4 √2 गुणे 17 डिवाइड बाई 2 √2 से √2 उड़ गया और 2 दूनी 4 आ गया और 17 दूना 34 आ गया। तो कितना आ गया, सिंपल सा 34 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या है, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज, द मीन ऑफ 6 नंबर इज 6.5 and its variance is 10.25. if 4 numbers are 2, 4, 5 and 7 then find the other 2। तो अदर दो नंबर बताने हैं आपको। तो देखो मीन की वैल्यू क्या दी गई 6.5 दी गई है, बार की वैल्यू दी गई है। तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, मीन को अगर टोटल नंबर से 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल मिल जाएगा, सम ऑफ नंबर्स मिल गया 39। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। अब इसमें रख देंगे हम सारी वैल्यूज, वेरिएंस दिया हुआ 10.25 और इसमें फटाफट डाला xi स्क्वायर का मतलब जो भी डेटा है एक्स स्क्वायर माना हमने। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो नंबर नहीं गिवन है वो मान लिया हमने x, y, है ना। फिर हमने क्या किया, वेरिएंस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें रखा, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई ये वाली। उसके बाद फिर मीन वाला फॉर्मूला हमने लगाया, सबका सम क्या, डिवाइड बाई 6 = 6.5, मीन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से x प्लस वाई सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई। और बस यही दो इक्वेशन सॉल्व करके आपको x y की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना आता है आपको, है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा फोटो बनाना है। क्वेश्चन क्या है देखो, ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन -∞ to 3/2 and decreasing in 3/2 to infinity, then at x = 3, then x = 3/2 is, x = 3/2 क्या है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ, ओके क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन था यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन में मैक्सिमा मैक्सिमा लिख गया था ना, तो इसको मिनिमा है, मिनिमा था। अब देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बस सिंपल सा सवाल है। हमने एक फ़ोटो बनाया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये बना दिया। 3/2 कहाँ पॉइंट पड़ेगा, 3/2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, 3/2 पॉइंट। अब कहा गया फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बहुत बढ़िया है ना। -∞ से 3/2 तक क्या है, इंक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग इन 3/2 से, तो -∞ से 3/2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा, तो ये ऐसे चला आ रहा, इंक्रीज कर रहा तो लगातार कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो आप स्मूथ कर बना दो ऐसे। तो ऐसे मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे है ना, ये बना दिया, तो ये हो गया, ऐसे इंक्रीज कर रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा आगे, 3/2 से इन्फिनिटी में आगे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा, तो फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ना, इस तरीके का ऐसे चला जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है 3/2 वाला क्या आ रहा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इससे पहले इंक्रीज कर रहा, लगातार बढ़ता गया, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू किया। तो यहाँ पे देखो इस साइड में क्या है, स्लोप पॉजिटिव, इस साइड में स्लोप नेगेटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसमें कुछ पूछा भी नहीं गया, आपसे बेसिक बात पूछ ली गई। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन x² + 3⁴ × x + 3⁴ = 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो ये सवाल करने के लिए देखो क्या करोगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर अल्फा बीटा इसके अगर रूट हैं, है ना, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है ना। तो हमने क्या किया, अल्फा इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो अल्फा स्क्वायर + 3⁴ × अल्फा + 3⁴ = 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा स्क्वायर को लेफ्ट में रोक लिया, बाकी चीज़ उधर भेज दिया, ओके।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, और इधर स्क्वायर किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। देखो ए स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस दिस स्क्वायर तो हो जाएगा 3 की पावर 1/2 अल्फा स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो ये आ गया 2 इंटू ए बी, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, अब हम करते क्या, अल्फा स्क्वायर की वापस वैल्यू रख देते हैं। अल्फा स्क्वायर की ये जो वैल्यू है वापस इसमें फिर से रख दिया, ये रख दिया, और जैसे ही रखा यहाँ पे देखो, फिर सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या हुआ, ये गया कट, -3 + 3 कट गया, और ये -3 की पावर 3/4 अल्फा, और ये 2 इंटू 3 की पावर 3/4 अल्फा, तो ये बचा एक 1 बचा, 1 इंटू 3 की पावर 3/4 इंटू अल्फा बचा। अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अल्फा की पावर 12 का मल्टीपल दिख रहा है ना, 96 12 दिख रहा है, तो 12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूबिंग कर दें, है ना, क्यूब कर दें बोथ साइड। तो अल्फा की पावर 4 का क्यूब किया तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 12, और इसका क्यूब करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/4 इंटू अल्फा का क्यूब करेंगे तो 3 की पावर 9/4 इंटू अल्फा क्यूब। अच्छा, अल्फा क्यूब की रेडीमेड वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। तो अल्फा क्यूब निकालने के लिए हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 की पावर 1/4 अल्फा स्क्वायर -3 की पावर 1/2 अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर से इसी से रख दो, इसी से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा के फंक्शन में रख दिया यहाँ पे, और ये आपने रख दिया, सिंप्लीफाई किया, देखो कट पिट के क्या बचा, सिंपली 3 की पावर 3/4 बचा, और अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई 3 की पावर 3/4, वापस यहाँ पे हम रख देते हैं, तो इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया है। तो ये वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रखा तो ये आया 3 की पावर 9/4 3 की पावर 3/4 क्या हो गया 12/4, 3 की पावर 12/4, और 12/4 का मतलब कितना होगा 3 की पावर 3 मतलब 27। इतनी मेहनत करने के बाद आपको क्या मिल गया, अल्फा की पावर 12 क्या मिल गया 27। अब सेम कहानी हम बीटा के लिए करेंगे तो सिंपल सी बात, सिमेट्रिक है, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/4 बीटा प्लस 3 की पावर सेम बीटा, बस अल्फा की बीटा आ जाएगा। तो बीटा की पावर 12 भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि बस इसका नाम ही तो बदल रहा, तो सेम आ जाएगा, बीटा की पावर 12 भी 27 आएगा, अल्फा की पावर 12 भी 27 आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, फटाफट इसमें वैल्यू डालना है, देखो कैसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे आएगा, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा की पावर 9, जो क्वेश्चन में गिवन यही पूछा गया, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू पूछी गई। ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, अब फटाफट वैल्यू डालना है, देखो आपको 27 पता है और ये बीटा की पावर 12 पता है, ये रखा अल्फा की पावर 12, इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 96 क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 12 की पावर 8, अल्फा की पावर 12 -1 ऐसे लिखा, बीटा की पावर 96 को लिख सकते हैं बीटा की पावर 12 और उसकी पावर 8, ठीक, 12×8 = 96, और ये हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, अल्फा की पावर 12 27, 27 की पावर 8, और क्या हो जाएगा 27 - 1, 27 की पावर 8, 27 - 1, 27 - 26 बचा, यहाँ बचा, और 27 की पावर 8 को लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो 3 क्यूब, और 3 क्यूब की पावर 8 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 3 24 हो गया, इधर भी वही कहानी, यहाँ भी वही कहानी है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24 और 26 और 26 52 हो गया, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 52 इंटू 3 की पावर 24 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इस क्वेश्चन का, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करके, अगर आप इसको क्यूब रूट वाले यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से करो, है ना, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लो, तो वहां से भी हो जाएगा, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का है। इसमें क्या है देखो, इन ए ट्रायंगल एबीसी ए बी दिया हुआ है 5, एंगल बी दिया हुआ cos इनवर्स 3/5 एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल इज 5, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है सिंपल सा। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया यहाँ पे, है ना, एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी। अब इसमें क्या गिवन है देखो, बी वाला एंगल दिया हुआ है cos इनवर्स 3/4 हमने लिख लिया, और क्या दिया हुआ ए बी इक्वल टू 5, ए बी का मतलब सी के सामने वाली साइड दैट इज सी, सी की वैल्यू 5 दी गई, ये बना लिया। और उसके बाद फिर क्या करना है, हमें साइन रूल की मदद, अच्छा आर भी दिया हुआ, आर की वैल्यू क्या दी हुई कैपिटल आर, सर्कम सर्कल का रेडियस है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या है कैपिटल आर दैट इज 5, और आपको साइन रूल पता है ये क्या होता है,
ए अपान साइन इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन इक्वल टू 2r होता है ना। तो यहाँ से अगर हम ये वाला पार्ट देखें, सी की वैल्यू निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सॉरी, सी तो दिया ही हुआ, सी के सामने वाला एंगल भी निकाल सकते हैं हम चाहें तो, ठीक। लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम निकाल के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये निकाल लिया, यहाँ से सी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है ना, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा काम कर लिया। अब देखो क्या करना है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला पता होता, देखो आर की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। अगर हमारे पास डेल्टा चाहिए तो उसके ए बी सी पता हो और आर पता है। इसमें क्या क्या पता है, देखो सी की वैल्यू पता है आपको, है ना, और आर पता, बस ए और बी निकालना बाकी है। ए बी निकाल लें बस काम हो जाएगा। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे, देखो कैसे करेंगे, साइन रूल की मदद से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखो बी एंगल क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 3/4। तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसमें लिखा 3 और 5, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब यहाँ पे हम साइन रूल लगा ले, देखो साइन रूल क्या कहता है, बी अपान साइन बी इक्वल टू 2r। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 2r साइन बी। तो बी इक्वल टू 2r साइन बी हो गया। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू आर की वैल्यू 5 है, साइन भी हम निकाल चुके, 4/5 फटाफट आ गया, रख दिया, तो 8 आ गया। तो बी की वैल्यू आ गई 8, हमने यहाँ पे ट्रायंगल में लिख लिया, बी की वैल्यू 8 आ गई, है ना। ये एंगल सी निकालने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। बी निकाल आया, सी निकाला, ए चाहिए। और ए निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए कोसाइन रूल की मदद ली। कोसाइन रूल क्या करेगा, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac, ठीक। अब फटाफट कॉस बी निकाल लेते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है ना, बी की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/4। तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। तो यहाँ पे हमने 3/5 डाल दिया और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25। फटाफट डाल दो, ए स्क्वायर मतलब नहीं पता है, ए स्क्वायर लिख लिया। सी स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 स्क्वायर है ना दिया हुआ है। और क्या है, बी स्क्वायर ऑलरेडी निकाला है हमने, क्या है 8 है, 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2ab। अब इसमें क्या 5 से 5 कट गया बोथ साइड, तो ये आ गया 6 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर माइनस 39। तो ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 39 इक्वल टू 0। अब ये ए में बन गई क्वाड्रेटिक। अब ए में क्वाड्रेटिक बन गई, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें सॉल्व करना है ना। तो ए में जो क्वाड्रेटिक बनी इसे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, धाराचार फॉर्म लगा देते। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी तो प्लस माइनस अंडर रूट 36 बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया और ये आया। अब हमने यहाँ पे थोड़ा चालाकी से 36 को क्या लिख लिया, यहाँ 4 कॉमन ले लिया। तो 4 कॉमन लिया तो 9 प्लस 39 ये आ गया, 4 इंटू 48। तो कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट तरीके से करो जिससे टाइम बचे। 4 इंटू 48, अब ये बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस होगा लेकिन हमारा साइड्स क्या होती है, लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस अंडर रूट 36 प्लस समथिंग। अंडर रूट की वैल्यू 6 से बड़ी नंबर आएगी, तो 6 माइनस वाला लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव नहीं लेना, इसलिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। ए की वैल्यू हमें पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये नोटिस करना, आपको ध्यान देना है। तो जैसे हमने प्लस लिया उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 48 ये आ गया, 8 देखो इससे क्या निकला, 4 का 2 आ गया बाहर, 48 से 16 48, 4 आ गया बाहर, तो बचा अंदर 3, तो 4 2 8, 8 रूट 3 आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, 3 प्लस 4 रूट 3 आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 3 प्लस 4 रूट 3। अब हमें ए पता है, बी पता, सी पता, आर पता। तो डेल्टा क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैपिटल आर क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। और जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC/4 आर। फटाफट रख दो, हमने क्या रखा, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, 4 इंटू आर की वैल्यू रख दी। 5 से 5 उड़ गया, 4 दूनी 8 हो गया और ये हो जाएगा 6 प्लस 8 रूट 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, 6 प्लस 8 रूट 3, 6 प्लस 8 रूट 3, कौन सा पहला ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल क्या है, बायनोमियल थ्योरम का, है ना। और यहाँ पे आपको पूछा गया द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ऐसे क्वेश्चन क्लास में खूब सारे किए हैं इस तरीके क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, देखो 4 की पावर 1/4 प्लस 5 पावर 1/6 और इसकी पावर 120 है। इसके एक्सपेंशन में कितने इंटीग्रल टर्म्स होंगे। तो क्या करेंगे, इसका हम जनरल टर्म लिखते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 120 प्लस 1, है ना, तो क्या हो जाएगा 121। अब उसमें इंटीग्रल टर्म कितने होंगे ये पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आर की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए जो टर्म होगा इंटीग्रल वैल्यूज गेन करेगा। तो हमने लिखा 120 CR, फिर क्या होगा 4 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा n माइनस आर, मतलब 120 माइनस आर, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 पावर 1/6 पावर आर हो गया। अब इसको सही करते हैं जरा। तो 120 CR लिखा और उसके बाद फिर क्या लिखा
4 को लिखा 2 की पावर 1/2, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और इंटू 1/4 मतलब 1/2 बचेगा, 120 माइनस आर और इंटू 5 की पावर r/6। ठीक, अब इसको अगर और सही से लिखें तो ये क्या हो जाएगा 120 CR, ये हो जाएगा 2 की पावर 120 माइनस r/2 और ये हो जाएगा 5 की पावर r/6। अब देखो ये जो 2 की पावर क्या होनी चाहिए, ये 120 CR क्या, ये तो इंटीजर वैल्यू होती है, ऑलवेज इंटीजर है ना, इंटीजर होगा, इसकी टेंशन वाली बात नहीं है। अब 2 और 5 वाला जो नंबर है ये इंटीजर हो, इसके लिए क्या होगा, तो 2 की पावर में जो नंबर है 120 माइनस r/2, तो ये 120 माइनस r की जो वैल्यू होनी चाहिए 2 का मल्टीपल होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा इंटीजर, ये पावर जो क्या होगी इंटीजर बनेगी, जिससे कि 2 की पावर में इंटीजर होगा तो इंटीजर वैल्यू आएगी। क्लियर, अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही 5 पावर r/6 है, तो r की वैल्यू 6 का मल्टीपल होनी चाहिए, तभी क्या होगा 5 की जो पावर्स आएंगी वो इंटीजर वैल्यू आएंगी, है ना, और जिससे कि उसका 5 पावर इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर नंबर बने। तो देखो ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है हमें इस वाले को देखना है, क्योंकि जो 6 का मल्टीपल होगा वो 2 का ऑलरेडी होगा, तो इसे खुश कराना है। तो हमें क्या करना है, बस इसको देख के बता देना है। तो हमारा जो r क्या क्या हो सकता है, r की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 12, 18, 24, 36, इस तरीके से वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसे लेते जाते कहाँ तक चलेंगे 120 तक। और जैसे ही देख ये आएंगे, ये जो वैल्यूज आएंगे इसके लिए ऑटोमेटिक 2 की पावर जो आएगा इंटीजर वैल्यू आएगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते कितनी वैल्यूज हैं, तो ये एक तरीके से AP बन रही है, देखो 0, 6, 12 है ना, 18, 6 का डिफरेंस है, तो हमने AP वाला फॉर्मूला लगा दिया। मान लेते ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा 120, a की वैल्यू 0 प्लस n माइनस 1, d कॉमन डिफरेंस 6 है, तो यहाँ से हमें काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज ये दिख रही हैं। आप काउंट या तो सब लिख के देखो, लिखने से बेटर है कि बहुत सारी होंगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लगा देते हैं। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आ गई 120/6, तो 20 आ गया, है ना, तो n की वैल्यू आ गई 20 + 1 दैट इज 21। तो इस तरीके से कितने ऐसे टर्म होंगे जो इंटीग्रल टर्म होंगे, 21 टर्म इंटीग्रल टर्म होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वेक्टर का है ना, 3D का, ठीक, वेक्टर 3D का है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r1 दिस वन, है ना, ये दिया हुआ है, लैम्डा रियल नंबर, अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0 है, एंड r2 इज इक्वल टू दिस वन, एंड म्यू क्या रियल नंबर इज 9, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पता है ना, तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया था। तो r1 की वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर हमारा कोई लाइन हमारे पास r1 है तो ऐसे लिखते हैं a प्लस क्या हो जाता है लैम्डा b, है ना। दूसरी लाइन r2 क्या है c प्लस म्यू डी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का लिखा हुआ है। अब इन दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा क्या होगा, आप क्या करो, ये जो दो पॉइंट है इनके बीच a-c डॉट, ये जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस वैल्यू, तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन 3D ज्योमेट्री, है ना। 3D प्लेन में दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये अगर आपको आता है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है और बाकी सब सारे वेक्टर पता है, ए पता है, ये ए है आपका, है ना, ये ए वेक्टर है, और ये क्या है इसको बी मान लेते हैं, और ये क्या है इसको अगर हम सी मान लें, और ये क्या हो जाएगा डी वेक्टर मान लेते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बी क्रॉस डी निकाल लो, तो बी क्रॉस डी के लिए हमने यहाँ पे निकाला, देखो तो बी क्रॉस डी क्या आई जे के, और ये पहला 1 - 2 2 है ना, दूसरा ये लिखा, उसके बाद इसको क्रॉस कर दिया, खोलना आता, तो ये आपने निकाल लिया बी क्रॉस डी, तो ये जो वैल्यू आई वो क्या है, ये है बी क्रॉस डी वेक्टर, है ना, आ गया। उसके बाद हमने a-c वेक्टर निकाल लिया, तो a-c का मतलब a वेक्टर माइनस c वेक्टर निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस 4i प्लस 2j प्लस 3 के आ गया, ठीक। अब क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है फटाफट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो दिस इनटू दिस, तो हमारे पास एक ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का क्या लेना है, इसका और इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये वाला रिजल्ट आ गया यहाँ पे, है ना। डिवाइड बाई क्या होगा, इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फटाफट लिख लिया, देखो 8 स्क्वायर, और इक्वल टू क्या दिया हुआ शॉर्टेस्ट 9 दिया, 9, बस खत्म कहानी। अब कैलकुलेशन करना है ना, तो बच्चों वाला काम है, कैलकुलेशन करना है। देखो तो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 8 अल्फा प्लस 8 चौक 32 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 3 12, अपान क्या हो जाएगा
हमने थोड़ी सी यहाँ पे चालाकी की, देखो 64 64 64 है ना, 16 तीनों में कॉमन है, 16 बाहर निकाला तो 4 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 16 चक्को 14, 4 + 1, और ये आसानी से 4 4 1 8 हो जाएगा, एक 9 हो गया, तो 9 का बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो है ना 3, और ये हो गया सिंप्लीफाई किया 8 अल्फा + 60, इसका समेशन क्या हो जाएगा 60, और इक्वल टू 9 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर तो 8 अल्फा की वैल्यू आ गई 108 - 60, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 48, कैलकुलेशन है सिंपल सा बाई 6, 48/8 दैट इज 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और कोई ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके।